नमस्कार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के बारे में आ, चलिए शुरू करते हैं। सांस्कृतिक विरासत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संस्कृति क्या है। अगर देखें तो समूह में साथ साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यकता है कुछ नियम की, विधान की, जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों एवं क्रियाओं को निर्देशित व नियमित कर सके। सामूहिक जीवन के ये नियम, विधान, व्यवहार, मूल्य, आचार विचार व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत के अंग होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर समाज में रहना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर ये नियम विधान ना हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। ये नियम दो तरह के होते हैं, एक तो सरकारें बनाती हैं, सरकारें बना के नियंत्रित करती हैं, और एक जो है वो हमारी परंपरा के रूप में धीरे धीरे विकसित होता है, जिसे हम लोग संस्कृति के रूप में जानते हैं। और ये धीरे धीरे हम लोगों के व्यवहार में, आचार विचार में सम्मिलित हो जाता है। मनुष्य आप देखेंगे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विधियों, प्रविधियों, उपकरणों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को जन्म देता है, ताकि समाज जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। और ये सब जो परंपराएं, रीति रिवाज और विधियां, प्रविधियां जो होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं, और इन्हीं सब के योग को हम संस्कृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ पुरातात्विक विरासत हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सारनाथ के बारे में। तो सारनाथ जो है आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में बनारस जिले में ये स्थित है। बनारस शहर से लगभग इसकी दूरी आप देखेंगे तो 7 से 8 मील के आसपास है, और यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले यहीं पे अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम मृगदाव है। ऐसी मान्यता है कि इसके नामकरण के पीछे की ऐसी मान्यता है कि यहाँ बहुत सारे ऋषि निवास करते थे, और इसके निकट ही एक वन था, जंगल था, जहाँ पे बहुत सारे मृग निवास करते थे। तो उन मृगों के नाम पे उस वन का नाम मृगदाव पड़ गया, और चूंकि ऋषि निवास करते थे तो ऋषिपत्तनम मृगदाव इसका संयुक्त नाम हो गया। सम्राट अशोक देखेंगे तो सम्राट अशोक ने सारनाथ में कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया है। सम्राट अशोक, आप लोग जानते हैं कि जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश के शासक थे, और इन्होंने कलिंग में जो 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था उसमें विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ बहुत सारे खून खराबे हो गए थे। ऐसी मान्यता है कि वहाँ जो एक नदी बहती थी वो, उस नदी का जो जल था वो लाल हो गया था। तो इतनी हत्याओं को देखने के बाद वो उनके हृदय में करुणा का जन्म हुआ, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो उसी क्रम में उन्होंने सारनाथ में भी एक कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने सारनाथ में उस भव्य प्रस्तर स्तंभ की भी स्थापना की, जिसका प्रसिद्ध सिंह जो है वो मौर्य काल की कला का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। यही जो सिंह का शीर्ष है वो हमारा राज्य चिन्ह भी है, यानी भारत का जो राज्य चिन्ह है वो अशोक स्तंभ का ही, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का जो सिंह शीर्ष है वही है। इसके अतिरिक्त सारनाथ के स्तंभ पर अशोक का एक लेख भी उत्कीर्ण है। इसमें अशोक ने घोषणाएं की हैं, जिसमें उसके आदेश और उसकी लोक कल्याणकारी जो संदेश हैं उसको इस पे उत्कीर्ण किया गया है। गुप्त काल में भी जो सारनाथ था वो कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसके बाद हम लोग आते हैं आगरा। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी, जब सल्तनत काल चल रहा था। तो सल्तनत काल का जो आप देखेंगे शासक था सिकंदर लोदी, उसने 1504 ईस्वी में आगरा की नींव रखी थी, और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस नगर में 1565 ईस्वी में अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से एक किला बनवाया था।
जिसे आगरे के लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। ये आगरे का जो लाल किला है वो अपने युग के निर्माण कला का एक अद्भुत उदाहरण है। और यह लाल बलुआ पत्थर वहीं के स्थानीय रूप से प्राप्त हुआ है। 1586 से 1638 ईस्वी तक जो आगरा था वो मुगल साम्राज्य की राजधानी था। आगरा में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। आगरा नगर अपनी स्थापत्य मतलब जब आगरा की स्थापना हुई थी तब से ही यह व्यापार एवं वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा। वर्तमान काल में आप देखेंगे तो यहाँ कालीन बनाने के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चमड़े का उद्योग भी आगरा में काफी प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग आलमगीरपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलमगीरपुर जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक नगर था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा काल के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। इसके प्रथम चरण से जब खुदाई हुई थी, प्रथम चरण की जब खुदाई हुई थी आलमगीरपुर की, तो वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के परवर्ती काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके बाद के जो सभ्यताएं विकसित हुई उसके भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ के मृदभांड एवं आभूषण हड़प्पा के ही अनुरूप हैं। मृदभांड मतलब होता है मृद मतलब आप लोग जानते हैं मिट्टी, और भांड मतलब उस समय मिट्टी के जो बर्तन थे उसको मृदभांड कहते हैं। ये चित्रित धूसर भांड के साथ साथ काले और लाल भांड भी प्राप्त हुए हैं। यानी आलमगीरपुर से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो काले और लाल कलर के और चित्रित धूसर में, यानी उस पर चित्र भी अंकित है और वो धूसर लाल या काले कलर के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चाक से निर्मित पक्की मिट्टी की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हड्डी के तीर, कांच के मनके आदि यहाँ से मिले हैं। यह वह स्थल है जहाँ से लोहे एवं तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोगों को इन धातुओं का ज्ञान था। इसके बाद हम लोग आते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आप देखेंगे तो आगरा से लगभग 23 मील पश्चिम में स्थित है। अकबर ने इसे बसाया था और इसका वर्तमान समय में खंडहर के रूप में ही मौजूद है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1570 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और कुछ वर्षों में ही यह भव्य नगरों के रूप में निर्मित हो गया। यहाँ प्राय सभी भवन लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। इस भवनों में सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, यहाँ जो मानचित्र में आप देख रहे हैं ये बुलंद दरवाजा ही है चित्र में जो यहाँ दिख रहा है आपको। इसके बाद इबादत खाना विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है और यह वास्तुकला की दृष्टि से यह दरवाजा भव्य, सुंदर एवं काफी अद्वितीय है। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में एक साथ बौद्ध, जैन और गुजराती स्थापत्य शैली के विशेषताएं मौजूद होती हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और ऐतिहासिक स्थल कुशीनगर। कुशीनगर आपके पड़ोस का जिला है, महाराजगंज के पड़ोस का जिला है कुशीनगर। और यहाँ पर भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। परिनिर्वाण मतलब यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुशीनगर थी ये मल्ल जनपद की राजधानी थी। आप लोग बौद्ध कालीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें 16 महाजनपद आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें मल्ल का ये कुशीनारा महाजनपद भी एक आता है जो मल्लों की उस समय राजधानी थी। महात्मा बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, अभी मैंने बताया ही। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर मल्लों ने यहाँ पे कई स्तूपों का निर्माण भी करवाया। सम्राट अशोक के 8वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने इस स्थान की भी यात्रा की थी। कुषाण शासक कनिष्क ने कुशीनारा में कई विहारों का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं उसके बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेलों की अगर बात करें तो इसमें कुंभ मेला प्रमुख है,
देखेंगे ये प्रति 12 वर्ष गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर होता है, जो इलाहाबाद में आयोजित होता है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला प्रति 6वें वर्ष प्रयागराज में लगता है। माघ मेला प्रत्येक वर्ष ये भी प्रयागराज में लगता है। माघ के महीने में जब आप लोग देखते होंगे मकर संक्रांति का जो समय होता है। इसके अलावा बटेश्वर मेला, बटेश्वर पशु मेला, आगरा का प्रसिद्ध ऊंट का मेला है। यहाँ पर बटेश्वर में जो पशु का मेला लगता है वो ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। इसके अलावा रामनवमी मेला अयोध्या में, देवीपाटन मेला बलरामपुर में। अब बात करते हैं त्योहारों की, भारतीय त्योहारों की। तो जानते ही हैं कि अगर त्योहारों की बात करें तो इसमें भी पूरे भारत की बात की जाए तो काफी समृद्ध है भारत जो है त्योहारों के रूप में, और उत्तर प्रदेश भी उसी क्रम में त्योहारों के रूप में काफी समृद्ध है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक धर्म के लोग निवास करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। तो सबके अपने त्योहार हैं अलग अलग। इन वजहों से आप देखेंगे तो हमेशा कोई ना कोई त्योहार पड़ता ही रहता है। विभिन्न धर्मों के लोगों के निवास करने के कारण, चूंकि सबके धर्म अलग हैं, सबके पंथ अलग हैं, तो सब लोगों के त्योहार भी अपने अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमेशा कोई ना कोई त्योहार पड़ता ही रहता है। तो यही कारण है कि यहाँ लगभग सभी धर्मों से संबंधित त्योहारों को लोग धूमधाम से मनाते भी हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में आप देखेंगे तो होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल की बात की जाए तो आप प्रयागराज में देखते हैं तो यहाँ भारद्वाज आश्रम, इसके अलावा बड़ा हनुमान मंदिर, गंगा यमुना सरस्वती संगम, ऋषिभदेव का यह तप स्थली भी है। ऋषिभदेव आप लोग जानते होंगे कि जैनों के प्रथम जैनों के ये एक गुरु थे, ऋषभदेव, वाराणसी। इसके अलावा आप आएंगे तो गंगा के बनारस में आप देखेंगे तो गंगा के किनारे लगभग 84 घाट हैं। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ में आएंगे तो बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है यहाँ पर, और वो भी अभी सारनाथ के बारे में हम लोग पढ़े ही। इसके अलावा अयोध्या, फैजाबाद, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, 5 जैन तीर्थकारों जिसमें ऋषिभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ, अनंतनाथ के मंदिर भी हैं यहाँ पे। मथुरा नगर, द्वारिकाधीश मंदिर, चित्रकूट, कामतानाथ मंदिर, कामतागिरी पर्वत चित्रकूट में है। इसके अलावा धारा, गुप्त, गोदावरी भी यही है। राजापुर आप देखेंगे। इसके अलावा तुलसी स्मारक है यहाँ पर। मिर्जापुर में आएंगे तो विंध्याचल का मंदिर है, अष्टभुजा देवी का मंदिर है, काली देवी का मंदिर है। अब तीर्थ स्थानों की बात की जाए तो उनके संरक्षण कैसे किए जाएं। जो तीर्थ स्थल है धीरे धीरे अगर संरक्षित न किया जाए तो क्या होता है कि समय के साथ वो नष्ट होने लगते हैं। तो उनके संरक्षण कैसे किया जाए, तो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि प्रदेश के अनेकों स्थानों पर हमारी सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व है। हमारा दायित्व है कि अपनी संस्कृति के धरोहर स्थानों का संरक्षण करें। कोई भी गतिविधि ऐसा न हो जो स्थानों को हानि पहुंचाए। संरक्षण का दायित्व हमारे ही ऊपर है। हम अपने सांस्कृतिक स्थानों को संरक्षित रखें, जिनसे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी हमारे सांस्कृतिक विरासत की गरिमा का अनुभव कर सकें। प्रयास करें कि नदियों का जल साफ और स्वच्छ रहे। सांस्कृतिक विरासत की धरोहरों का सम्मान करें। सांस्कृतिक विरासत को समुचित देखभाल भी करते रहें जो हमारे आसपास हो। प्रयास करें कि सांस्कृतिक विरासत की शोभा बनी रहे, इस पे किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं और ना ही किसी को फैलाने दें। तो धन्यवाद आप लोगों को। आज के क्लास में इतना ही।